बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन नतीजों के बाद एक जश्न से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी है, एक उलझन का माहौल है। हाँ बिल्कुल। और इस उलझन के केंद्र में है एक रकम, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? एक तरफ तो लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ये पैसे आए हैं, जिसकी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं असुविधाजनक सवाल भी हवा में तैर रहा है। बिल्कुल। और सवाल सीधा सा है, जो सरकार हमेशा कहती थी कि भाई हमारे पास शिक्षकों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, फंड की कमी है, हर बार यही सुनने को मिलता था। हाँ, तो उस सरकार के पास चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले अचानक ये हजारों करोड़ रुपए आ कहां से गए? यही वो रहस्य है। आज हम इसी वित्तीय रहस्य के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की और इसके पीछे छिपे 14,000 करोड़ रुपए के आरोपों की। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ बेहद गंभीर आरोपों और चौंकाने वाले तथ्यों को सामने रखती है। चलिए तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं, जिसे कुछ लोग अनलिमिटेड मनी का राज कह रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले एक झटके में 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए पहुंचना, ये किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, मतलब रातों रात सबके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। लेकिन विपक्ष और जन स्वराज पार्टी का एक बहुत ही विस्फोटक दावा है। उनका कहना है कि ये पैसा राज्य के खजाने से नहीं आया था। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी गंभीर मोड़ लेती है। आरोप ये है कि ये पैसा विश्व बैंक से मिले एक बहुत बड़े कर्ज का हिस्सा था। एक मिनट, विश्व बैंक का कर्ज? जी हाँ, ये करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बिहार में सड़क, पानी, बिजली, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उनके विकास के लिए लिया गया था। जहाँ तक मेरी समझ है, विश्व बैंक या ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब कर्ज देती है तो उसके नियम बहुत सख्त होते हैं, है ना? पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे होगा, इसका पूरा हिसाब होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कंडीशनल लेंडिंग कहते हैं, यानी कर्ज कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है। तो फिर? और यहीं पर फंड डाइवर्जन का सबसे गंभीर आरोप लगता है। इसका मतलब है कि जिस पैसे का इस्तेमाल बिहार के अगले 10 साल के भविष्य को संवारने के लिए होना था, जिससे स्कूल, अस्पताल, सड़कें बननी थी, बिल्कुल, उस पैसे को रातों रात एक नकद बांटने वाली योजना में डाल दिया गया। वाह, ये तो एक तरह से भविष्य का अपहरण हो गया। मतलब आपने लोगों को आज 10,000 रुपए देकर उनसे उनके बच्चों का कल का स्कूल और अस्पताल एक तरह से छीन लिया, अगर ये आरोप सही है तो। इसीलिए कुछ स्रोतों में इसे भविष्य की लूट का नाम दिया गया है। ये सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता नहीं है, ये एक पीढ़ी के विकास के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। को दांव पर लगा रहे हैं। सही बात है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। अच्छा चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि इरादा शायद अच्छा था, लोगों को तत्काल राहत देनी थी, लेकिन जब आप इतनी बड़ी योजना जिसमें हजारों करोड़ शामिल हों, उसे इतनी हड़बड़ी में लागू करते हैं, तो जमीन पर क्या होता है? क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कहानी का दूसरा और शायद उतना ही चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, जिसे 10,000 अकाउंट वाला घोटाला भी कहा जा रहा है। अच्छा। इस योजना को लागू करने की जल्दबाजी में भारी प्रशासनिक और तकनीकी गलतियां हुई। जैसे कि कोई उदाहरण है इसका? हाँ, इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण हमें दरभंगा के जाले प्रखंड और अहियारी गांव में देखने को मिला। वहाँ क्या हुआ? वहाँ हुआ ये कि योजना तो महिलाओं के लिए थी, लेकिन हजारों पुरुषों के बैंक खातों में भी गलती से 10,000 रुपए पहुँच गए। क्या बात कर रही है, पुरुषों के खाते में? जी हाँ, और अब तमाशा शुरू हुआ है। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, और अब प्रशासन उन गरीब ग्रामीणों को रिकवरी नोटिस भेज रहा है। एग्जैक्टली। उनसे कहा जा रहा है कि पैसा वापस करो। कमाल है। मतलब पहले आप गलती से किसी के खाते में पैसे डालते हैं, फिर उस पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं और फिर कहते हैं लाइए हमारा पैसा वापस दीजिए। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। पर ये असल में हुआ है, और लोगों की प्रतिक्रिया तो और भी दिलचस्प है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, लोगों ने क्या कहा? लोगों का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने जो कहा वो नेताओं के लिए एक सबक है। ग्रामीणों ने साफ कहा, हमने तो पैसा खर्च कर दिया। सही बात है, गरीब आदमी क्या करेगा, पैसा आया तो खर्च करेगा। और उन्होंने आगे कहा, अगर सरकार को अपना पैसा वापस चाहिए तो हमारा वोट भी वापस ले ले। वाह, ये सिर्फ एक मजाकिया जवाब नहीं है, ये बहुत गहरी बात कहता है। ये दिखाता है कि लोग अब वोट और सरकारी योजनाओं को एक सीधा लेन देन, एक सौदा समझने लगे हैं। बिल्कुल।
और क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक ट्रेंड नहीं है? बहुत ज्यादा। ये नागरिक और सरकार के पवित्र रिश्ते को एक ग्राहक और दुकानदार के रिश्ते में बदल देता है। आप हमें पैसे दो, हम आपको वोट देंगे। विकास, नीति, विचारधारा, ये सब बातें तो पीछे छूट जाती है। ये घटना साफ दिखाती है कि ये योजना शायद विकास के लिए नहीं बल्कि आनन फानन में वोट पाने के एक तरीके के तौर पर ही लागू की गई थी। लगता तो यही है। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। अगर सरकार को चुनाव से ठीक पहले इस तरह विश्व बैंक से कर्ज लेकर पैसे बांटने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब राज्य की अपनी तिजोरी का हाल क्या है? बिहार की आर्थिक सेहत असल में कैसी है? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो तस्वीर काफी चिंताजनक है। बिहार पर पहले से लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 4 लाख करोड़, ये रकम इतनी बड़ी है कि आम आदमी के लिए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत बड़ी रकम है। इसका रोजमर्रा की सरकारी कामकाज पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार जो भी कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन करोड़ों रुपए सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। अच्छा, तो सोचिए, एक ऐसी तिजोरी जो पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबी है, उसमें आपने विकास के लिए और कर्ज लेकर पैसा डाला और फिर उस पैसे को भी विकास पर खर्च करने के बजाय चुनाव जीतने के लिए बांट दिया। ये अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार है। इस संदर्भ में तो विश्व बैंक वाला मामला और भी गंभीर हो जाता है। निश्चित रूप से। अगर ये साबित हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिले लोन का इस्तेमाल सीधे नकद बांटने के लिए हुआ, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों और समझौतों का सीधा उल्लंघन होगा। इससे राज्य की साख पर बट्टा लगता है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मदद के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि एक गरीब परिवार के लिए, जिसके घर में शायद चूल्हा जलाना मुश्किल है, उसके लिए भविष्य में बनने वाली सड़क से ज्यादा जरूरी आज की रोटी है, आज के 10,000 रुपए हैं। ये एक बहुत ही भावनात्मक और मैं कहूंगी चालाकी से दिया जाने वाला तर्क है। और यहीं पर हमें पैसे के भावनात्मक पहलू को समझना होगा। जाहिर है, एक गरीब परिवार के लिए 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। स्रोत बताते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया, जिससे लोगों की भावनाओं को खरीदा गया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। मतलब ये एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल था। इसे कुछ विशेषज्ञों ने एक नया नाम दिया है, वित्तीय अपहरण या फाइनेंशियल हाईजैकिंग। वित्तीय अपहरण, ये बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पैसा सामूहिक विकास के लिए था, जो बिहार के हर बच्चे के स्कूल का, हर मरीज के अस्पताल का और हर गांव की सड़क का था, उस पैसे को आज की एक छोटी नकद राशि में बदल दिया गया। बिल्कुल। लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि इस 10,000 रुपए के बदले में वो क्या खो रहे हैं। उन्हें आज पैसे तो मिल गए, लेकिन आरोप ये है कि बदले में उन्होंने अगले 5 साल के लिए टूटी सड़कें, बेरोजगारी और एक खोखली अर्थव्यवस्था को चुना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ एक ऐसी योजना है जिसने करोड़ों महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाया, जो उनके लिए यकीनन एक बड़ी मदद थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे राज्य के भविष्य को दांव पर लगाने, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के दुरुपयोग करने और लोकतंत्र की आत्मा को एक सौदेबाजी में बदलने के बेहद गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ एक चुनाव या एक योजना की कहानी नहीं है। ये इस बुनियादी सवाल पर आकर खत्म होती है कि हमारे लोकतंत्र में विकास का असली मतलब क्या है। क्या विकास का मतलब लोगों को तात्कालिक राहत देकर उन्हें सरकार पर आश्रित बनाना है, या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल, सड़कें और अवसर प्रदान करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर मतदाता को खुद से पूछना होगा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी के भविष्य के विकास की कीमत 10,000 रुपए लगाकर उसे आज ही नकद में दे दी जाए, तो क्या ये एक सौदा है या एक धोखा? और उस सौदे की असली छिपी हुई कीमत वो कौन और कब चुकाएगा?